आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न हमारा है कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अभ्रक, एस्बेस्टॉस, टैल्क, स्टीएटाइट। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अग्निशमन वस्त्र जो है ना, ये एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, अमर्ता शेरगिल। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? ये भी तो प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि पर्वतीय नगर मसूरी ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? पर्वतीय नगर मसूरी ये कहाँ पर स्थित है? तो पर्वतीय नगर मसूरी जो है ना, ये उत्तराखंड में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पर्वतों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो पर्वतों की रानी के नाम से मसूरी को जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1945, 1947, 1949, 1950। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यह आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्ति कांता दास। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, 5वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए हैं? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या यौगिक ज्वालामुखी? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यौगिक ज्वालामुखी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, अशोक का मानसहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि, अरमाइक लिपि, देवनागरी लिपि। अशोक का मानसहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये खरोष्ट लिपि में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? जूट उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, चीनी उद्योग में। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, चावड़ शैली या जयपुर शैली? बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बनी ठनी चित्र शैली जो है ना, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो बनी ठनी जो शैली है आपकी, बनी ठनी चित्र शैली है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी रचना जो है ना, निहाल चंद्र के द्वारा की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है कावेरी बेसिन, कच्छ बेसिन, असोम क्षेत्र, मुंबई अवतट क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों मुंबई अवतट क्षेत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है कावेरी बेसिन, कच्छ बेसिन, असोम क्षेत्र, मुंबई अवतट क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल, रणज्योति और नागरिक टिब्बा, लेसर हिमालय और शिवालिक, धौलाधार और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों कुल्लू घाटी जो है ना धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, पहाड़ों की चोटी पर। सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों सोपान कृषि जो है ना ये की जाती है पहाड़ों के ढलानों पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अभिकेंद्र बल के समान होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिवर्तित हो जाता है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों घट जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला हमारा प्रश्न है कि सुपरनोवा क्या है? पुछल तारा, ग्रहिका, विस्फोटी तारा, ब्लैक होल। सुपरनोवा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों सुपरनोवा जो है ना ये एक विस्फोटी तारा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या कनाडा? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, किस पाल शासक को गुजराती कवि सुडुल ने उत्तरापद स्वामित्व कहा था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, धर्मपाल। 19वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? हीमोग्लोबिन, वर्णकीलवक, क्लोरोफिल या वातरंध? किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्णकीलवक के कारण गिरगिट जो है वो रंग बदलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला हमारा प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा होता है, घेंघा रोग। गले में जो रोग होता है उसको हम घेंघा रोग कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस अगला हमारा प्रश्न है कि
प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? मांस और अंडे, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव, सोयाबीन और मूंगफली, दूध और पत्तेदार सब्जियां। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, सोयाबीन और मूंगफली। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या वसा? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, लार जो है ना, ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है। जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। सी है जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। डी है जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आरंभ किया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, विनोबा भावे ने, वल्लभ भाई पटेल ने, जमनालाल बजाज ने। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, इनमें से कोई नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए? 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? ऐसा व्यक्ति जो कई देशों में जा चुका हो, ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है, सी है ऐसा व्यक्ति जिसके पास कई देशों की नागरिकता है, डी है विकासशील देशों की सहायता के लिए स्थापित संगठन। तो बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती हो। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप डिपॉजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? यूरेनियम निक्षेप, टंगस्टन निक्षेप, कोयला निक्षेप, बॉक्साइट अयस्क निक्षेप। आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप डिपॉजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? यूरेनियम निक्षेप। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूरदर्शन द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था हम लोग, बुनियाद, रामायण या शांति? दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? हम लोग। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है 7 जुलाई वर्ष 1984 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सुगैस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म? तो ये संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है शालीमार बाग और निशांत बाग ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू में, श्रीनगर में, गुलमर्ग में, लद्दाख में। शालीमार बाग और निशांत बाग ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों शालीमार बाग और निशांत बाग जो है ना ये श्रीनगर में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अच्छा, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या भगत सिंह। तो मेरे प्यारे बच्चों आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष, दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? दादा भाई नौरोजी को कहते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? आमुख, स्थगन, भंग करना, बर्खास्त करना। कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों बर्खास्त करना जो कि संसद से संबंधित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है गाइस किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा का पृथ्वी पर। किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कनेरा के मैदान, दक्कन के पठार, कोरोमंडल का मैदान, गंगा के मैदान। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला हमारा प्रश्न है खुजराव का कंदारिया महादेव मंदिर ये किसने बनवाया था? परमार, चेदी, राष्ट्रकूट, चंदेल। खुजराव का कंदारिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों चंदेल के द्वारा बनवाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशिष्ट से? कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चों कर्म का जो सिद्धांत है ना ये मीमांसा से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहां से मिलता है? भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहां से मिलता है? तो मेरे प्यारे बच्चों मत्स्य पुराण से मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा झूम है एक लोक नृत्य, नदी घाटी का नाम, जनजाति, कृषि का एक तरीका है। झूम है एक कृषि का एक तरीका। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी, गुजराती। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न, खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। खरीफ की फसल काटी जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों, खरीफ की जो फसल है ना, नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गैस, अगला हमारा प्रश्न है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर 5 स्टार लगा लीजिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या ओडिशा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गैस, अगला प्रश्न हमारा है कि किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? गुरु रामदेव, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? गुरु गोविंद सिंह। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिक्कों की लिपि है शारदा लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि या गुरुमुखी लिपि। सिक्कों की लिपि कैसी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सिक्कों की जो लिपि है वो है गुरुमुखी लिपि। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? एक चित्र, गायिका, फ्रांसीसी गुप्तचर, उपन्यास। मोनालिसा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मोनालिसा जो है ना, ये एक चित्र है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट, रोटी की डलिया कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, शीतोष्ण घास प्रदेश, सवाना घास प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट, रोटी की डलिया कहा जाता है? शीतोष्ण घास प्रदेश को कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से जो है आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला प्रश्न हिंदी का क्या रहेगा? यम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूर्यपुत्र, धर्मराज, किनास या ये सभी। यम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यम का पर्यायवाची शब्द सूर्यपुत्र भी होता है, धर्मराज भी होता है, किनास भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रगतिशील का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञानी, ज्ञानी, अप्रगतिशील, निरर्थक। प्रगतिशील का विलोम शब्द क्या होता है? तो प्रगतिशील का विलोम शब्द होता है अप्रगतिशील। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में प्रतिगामी दिया हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, परस का तत्सम शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब जब परस को आप संस्कृत भाषा में कन्वर्ट करेंगे तो परस का संस्कृत भाषा में कन्वर्ट करने पर क्या शब्द बनेगा? सरस, छूना, स्पर्श या संपर्क। तो मेरे प्यारे साथियों, ये बन जाएगा स्पर्श। क्या बन जाएगा? स्पर्श। यानी कि परस का तत्सम शब्द हो जाएगा स्पर्श। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अनय में कौन सा उपसर्ग है? मैंने आपको कल क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो अनय में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आंसर आप बता सकते हैं। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होता है? निधन भय। क्या होगा?
निधन भय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि निर्भय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहां पर हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पीतांबर में कौन सा समास होगा? कर्मधार समास, द्वंद्व समास, बहुपर्याय समास, अव्ययभाव समास। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर होता है आपका बहुपर्याय समास। यानी पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दशानन, दश आनन है जिनके, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति यानी कि रावण। जैसे कि इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला यानी कि मेघनाथ, ये भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो इसमें भी आपका बहुपर्याय समास हो जाएगा। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, यानी भगवान शिव, इसमें भी आपका बहुपर्याय समास हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अव्ययभाव समास है? श्रद्धापूर्वक, प्रतिवर्ष, आजन्म या ये सभी? श्रद्धापूर्वक में कौन सा समास होगा? जैसे कि द्रा हो गया, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर। ये आपके देखिए अव्ययभाव समास के उदाहरण है। अब जैसे कि श्रद्धापूर्वक है, द्रा आ रहा है, देखिए द्रा आ रहा है, इसमें भी हो जाएगा। प्रति, स्टार्टिंग का शब्द देखिए, प्रति है इस कहीं पर, ये रहा प्रति, इसमें भी अव्ययभाव समास हो जाएगा। आजन्म, स्टार्टिंग का शब्द देखिए आ है, जी हाँ आ है, इसमें भी अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ होता है? दत्तचित्त, दत्ताचिता, ध्यानमग्न, एकनिष्ठ। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दत्तचित्त होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह, यशपाल अज्ञे, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, 99 के फेर में पढ़ना, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत परिश्रम करना, धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, 99 रन बनाना, इनमें से कोई नहीं। 99 के फेर में पढ़ना, इसका मुहावरा क्या होगा, यानी इसका अर्थ क्या होता है? धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में धन कमाने में लगे रहना, धन कमाना या कमाने में व्यस्त रहना, दो मैंने आपको बताए हैं। धन कमाने में लगे रहना, अगर ये दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। धन कमाना या कमाने में व्यस्त रहना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। वैसे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गौरी शंकर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुप्रिय, द्विगु या द्वंद्व। गौरी शंकर में कौन सा समास होगा? देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बीच में योजक चिन्ह नहीं होता है, फिर भी वो आपके द्वंद्व समास होते हैं। तो गौरी शंकर में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि गौरी शंकर अगर पूछा जाए, क्योंकि इक्का दुक्का ही शब्द होते हैं जो कि बीच में योजक चिन्ह जिनके नहीं होता है, फिर भी वो द्वंद्व समास होते हैं। तो गौरी शंकर याद कर लीजिए, जब भी पूछा जाए कि गौरी शंकर में कौन समास होगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चतुरानन, चतुरानन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुप्रिय, कर्मधार या द्विगु। वैसे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि चतुरानन में द्विगु समास भी बोलेंगे, कहेंगे कि ये संख्यावाची शब्द है, लेकिन इसमें चतुरानन में द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि चार हैं आनंद जिसके। जब आप इसका समास विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर होता है चार हैं आनंद जिसके। तो चतुरानन में कौन सा समास हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, चतुरानन में हो जाएगा आपका बहुप्रिय समास। ये आप कह सकते हैं कि बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो आंसर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी। थोड़ा सा कंफ्यूज है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन लग रहा है कि द्विगु समास बहुत सारे बच्चे बताएंगे, लेकिन इसमें जो है बहुप्रिय समास होगा। मैंने आपको बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहाँ पर आपका होता है बहुप्रिय समास। यानी चतुरानन का जब आप वो करते हैं, समास विग्रह करते हो, चार हैं आनंद जिसके, यानी ब्रह्मा का स्वरूप इसमें आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। आंख बंद करके ऑप्शन नंबर वी पर टिक कर दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा,
सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बामा, वनिता, तीय, शकुंत। निम्न में से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शकुंत जो है ना, ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन स्थायी भाव है? शंका, आलस्य, अमर्ष, वात्सल्य। स्थायी भाव की बात हो रही है, थोड़ा दिमाग लगाइए। शंका होगा नहीं, आलस्य होगा नहीं, अमर्ष होगा नहीं, तो वात्सल्य हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिना पढ़े वाला क्वेश्चन है, ये है बिल्कुल फ्री के नंबर, ये कह सकते हैं आप लोग। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 22, 24, 28 या 16? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? दोहा, सोरठा, रूपक, बैरवे। निम्न में कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? देखिए रूपक जो है ना, क्योंकि ये अलंकार होता है, ये छंद नहीं है। दोहा भी छंद हो जाएगा, सोरठा भी जो है, बैरवे भी छंद हो जाएगा, लेकिन रूपक जो है ये एक अलंकार है। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? अलंकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोककृति क्या है? मुंह में राम बगल में छुरी, आगे नाथ ना पीछे पगा, एक पंथ दो काज, अधजल गगरी छलकत जाए। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोककृति क्या होगी? तो आप ये कह सकते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन शब्दा अलंकार है? काव्यलिंग, दृष्टांत, विरोधाभास या वक्रोक्ति। निम्नलिखित में से कौन शब्दा अलंकार है? तो देखिए वक्रोक्ति जो है ना, ये शब्दा अलंकार हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, निम्न में कौन अर्थालंकार है? वक्रोक्ति, श्लेष, स्वभोक्ति या यमक। निम्न में कौन अर्था अलंकार है? तो मेरे प्यारे बच्चों स्वभोक्ति जो है ना, ये अर्था अलंकार हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन संचारी भाव का उदाहरण है? उत्साह, भय, रति या गर्व। संचारी भाव का उदाहरण है। तो देखिए गर्व जो है ना, इस संचारी भाव का उदाहरण हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है कि भीतत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, क्रोध, जुगुस्सा या शोक। भीतत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों भीतत रस का स्थायी भाव होता है जुगुस्सा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विस्मय का स्थायी भाव क्या होता है, तो विस्मय का स्थायी भाव होता है अद्भुत रस। अच्छा, क्रोध का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध का स्थायी भाव होता है भयानक रस। ठीक है, सॉरी रौद्र रस, रौद्र रस कह सकते हैं, ना कि भयानक। शोक का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक का स्थायी भाव होता है करुण रस। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तुलसीदास की रचना नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी। तुलसीदास की रचना नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों साहित्य लहरी जो है ना, ये सूरदास की रचना है, ना कि तुलसीदास की। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? विभीषिका कैसे लिखा जाता है? इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी विभीषिका की? इसको लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती। किस प्रकार का वाक्य? संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयबोधक, विधिवाचक। तो ये किस प्रकार का वाक्य होगा? यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती। आप संकेत दे रहे हैं ना कि यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती, तो ये हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। तो
इसमें क्या है, इसमें तो आप चुटकियों में कर सकते हैं, थोड़ा सा समझिए आंसर तुरंत निकल आएगा। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? आस्तीन का सांप, गांठ का पूरा, दांत काटी रोटी, आंखों का तारा। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का अर्थ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दांत काटी रोटी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सपरिवार किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? शुरुआत का शब्द ले लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। स परिवार में स जो है आपका, ये उपसर्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? विश्वासपात, विश्वासी, विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया हो उसको क्या कहते हैं? विश्वस्त कहते हैं, विश्वस्त। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? विषाद, खेद, वेदना, दुख। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है, हेरम्ब किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश, शिव, विष्णु या बादल। हेरम्ब किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हेरम्ब जो है ना, ये गणेश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह है अव्ययभाव, द्वंद्व, कर्मधार या तत्पुरुष। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अव्ययभाव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सूर्योदय, सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? जब आप इसकी संधि करते हैं तो इसकी संधि क्या होती है? सूर्य, धन, उदय, ये इसकी संधि होती है। ठीक है, तो इसको तो मान लीजिएगा छोटा, इसको मान लीजिएगा ऊ। तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर का क्या बना? ओ बन गया। नियम के अनुसार ओ किस में आता है? गुण संधि में आता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? गुण संधि हो जाएगी भैया मेरे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सड़क, किताब, नाक या दही। तो यहां पर देखिए, आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। तो दही जो है ना, ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं? हाथी, यहाँ, इधर, उधर। कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हाथी जो है ना, ये अविकारी शब्द नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण नहीं है? 10, कुछ, कई, सब कुछ। निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण नहीं है? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आदमी, औरत, विद्यार्थी या भारत। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत जो है ना, भारत, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो आपको इसमें ऐसा शब्द चुनना है जो उसकी संस्कृत भाषा का हो। देखिए, औरत जो है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो ये आपका औरत जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? आ, बड़ा आ, ए, ओ। तो आप कह सकते हैं कि छोटा आ में कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही या अंगिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खूब प्रकाशित होना, थोड़े दिन का सुख, खत्म होना, बेफिक्र रहना।
4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आप ये कह सकते हैं 4 दिन की चांदनी यानी कि थोड़े दिन का सुख। लड़के की शादी आपने की, बहुत ही अरमानों से सोचा कि बहू से थोड़ा हमको आराम मिलेगा। बहू ने 4 दिन सेवा की, उसके बाद वो अपना रंग दिखाने लगी। तो आप ये कह सकते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यथार्थ जो है ये किस समास का उदाहरण है? ये तो मैंने अभी बताया था, यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उद और द्रा प्रकार का मैंने आपको बताया था, द्रा वाला। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययीभाव या द्वंद्व? अब मुंह तोड़ है जो, तो मुंह तोड़ में कौन सा समास होता है? तो आप ये कह सकते हैं कि मुंह अलग है और तोड़ अलग है, दोनों को जोड़ दिया तो तत्पुरुष समास बन गया। ये भी कह सकते हैं मुंह को तोड़, कर्ता ने कर्म को, तो यहां हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पाप पुण्य, तो पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? आंख बंद करके दोनों समास पर टिक कर दीजिए, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह है। तो इसमें सोचने वाली बात क्या है इसमें? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दारजू कहानी किसकी रचना है? यशपाल, शेखर जोशी, बटरोही, अमरकांत। दारजू किसकी रचना है? तो दारजू जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, शेखर जोशी की रचना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद या पंत? जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? तो जूही की कली जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऋण जल धन जल किसका रिपोतार्ज है? फणीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शिव पूजन साय, रामवृक्ष बेनीपुरी। ऋण जल धन जल किसका रिपोतार्ज है? फणीश्वरनाथ रेणु। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? मैला आंचल, परती परिकथा, पलटू बाबू रोड, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया जो है ना ये रेणु की रचना नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा? अलंकार, रस, वक्रोक्ति, छंद। केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा? अलंकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलंकार। निम्न में कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? तो यहां पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। प्रवज्या, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक। तुम खाओ यानी कि आप उससे बोल रहे हैं कि तुम खाओ, यानी आप उसको आज्ञा दे रहे हैं। तो आंख बंद करके आज्ञावाचक पर टिक कर दी। बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये थे आपके जीके के और हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन। 50 तो थे जीके जीएस के और 50 हिंदी के क्वेश्चन थे आप लोगों के, ठीक है।